वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस न्यू लेक्चर में हम लोग यहाँ पर फिर से एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एन्यूरिज्म। समझेंगे कि एन्यूरिज्म क्या होता है, एन्यूरिज्म कितने टाइप्स का होता है, इसके साथ साथ एन्यूरिज्म के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, और एन्यूरिज्म के कंडीशन में पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है, क्या इसमें ट्रीटमेंट, क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी सर्जरी की जाती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, ए टू जेड सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ। इस लेक्चर में जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए समझते हैं एग्जैक्टली एन्यूरिज्म क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम एन्यूरिज्म की बात करें तो ये जो एन्यूरिज्म है ये हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, ब्लड वेसल्स की ये जो है एक डिजीज़ है। चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली एन्यूरिज्म होता क्या है। एन एन्यूरिज्म इज एन एबनॉर्मल लोकेलाइज्ड डायलेशन ऑफ ए ब्लड वेसल। देखिए यहाँ पर होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि जो यहाँ पर जो एन्यूरिज्म होता है ये मोस्ट कॉमनली जो है आर्टरी में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, होता क्या है एन्यूरिज्म के कंडीशन में कि जो आर्टरी होती हैं उन आर्टरी में क्या होता है, एबनॉर्मल और एक लोकलाइज्ड एरिया में डायलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? जो आर्टरी होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें क्या हो जाता है, एक लोकलाइज्ड एरिया में क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एन्यूरिज्म। राइट, अब यहाँ पर बात ये आती है कि एन्यूरिज्म होता क्यों है। तो यहाँ पर इसका जो मेन कारण है वो है कास्ड बाई वीकनिंग ऑफ द वेसल वॉल। यानी कि जो आर्टरी होती हैं, आर्टरी की जब वॉल्स वीक हो जाती हैं तो आर्टरी की वॉल्स वीक होने की वजह से क्या होता है, आर्टरी की वॉल्स की वीकनेस की वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल लोकेलाइज्ड एरिया में डायलेशन हो जाता है। ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एन्यूरिज्म। जैसा कि यहाँ पर आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये हमारी जो होती है एक नॉर्मल आर्टरी होती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारी क्या है, एक आर्टरी है जो कि नॉर्मल कंडीशन में कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जब इन आर्टरी की जो वाल्स होती हैं ना, ये जो वाल्स होती हैं ये वीक हो जाती हैं, किसी कारण बस वीक हो जाती हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या कारण होते हैं। ये जब वाल्स वीक हो जाती हैं तब क्या हो जाता है, यहाँ पर बल्जिंग हो जाती है, डायलेट कर जाती है आर्टरी। ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एन्यूरिज्म। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअल में एन्यूरिज्म क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स की, कि भाई यहाँ पर जो एन्यूरिज्म होता है वो कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स की यहाँ पर हम बात करें तो जो एन्यूरिज्म होता है कई सारे टाइप्स का देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रू एन्यूरिज्म की। ठीक है, जो एन्यूरिज्म होता है कई टाइप का होता है, ट्रू एन्यूरिज्म। ठीक है, सेकंड यहाँ पर फॉल्स एन्यूरिज्म जिसको स्यूडो एन्यूरिज्म भी बोलते हैं। थर्ड यहाँ पर जो हमारा है वो है डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। इन तीनों को हम एक एक करके समझते हैं कि एक्चुअल में इनमें होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रू एन्यूरिज्म की। देखिए, जो ट्रू एन्यूरिज्म होता है इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप का ट्रू एन्यूरिज्म होता है। जो फर्स्ट है वो है हमारा फ्यूजीफॉर्म। क्या है? फ्यूजीफॉर्म एन्यूरिज्म। फ्यूजीफॉर्म एन्यूरिज्म में क्या होता है कि जो आर्टरी होती है, जो ब्लड वेसल होती है, उसमें यूनिफॉर्मली शेप्ड डायलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कैसा डायलेशन देखने को मिलता है? यूनिफॉर्मली शेप्ड डायलेशन देखने को मिलता है। हम यहाँ पर आपको एक इमेज की मदद से दिखाना चाहेंगे। ये यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख पा रहे होंगे कि जो फ्यूजीफॉर्म जो डायलेशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्मली शेप्ड का होता है। यूनिफॉर्मली शेप्ड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ सेम होता है, चारों तरफ सेम डायलेशन होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म डायलेशन। ठीक है, फ्यूजीफॉर्म एन्यूरिज्म। राइट, सेकंड यहाँ पर जो हमारा है वो है क्या है,
सेकुलर एन्युरिज्म। सेकुलर एन्युरिज्म की यहाँ पर हम बात करें तो सेकुलर एन्युरिज्म में क्या होता है, एक सैक लाइक बल्जिंग बन जाती है। क्या हो जाती है, सैक लाइक बल्जिंग हो जाती है, वन साइडेड। ठीक है, जो आर्टरी होती है उसमें वन साइडेड एक बल्जिंग हो जाती है। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है बाहर निकल आता है, जैसा कि हम लोग इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। सेकुलर एन्युरिज्म, सेकुलर एन्युरिज्म में क्या होता है कि जो ये आर्टरी होती है उसमें कुछ इस तरीके से बल्जिंग हो जाती है, वन साइडेड बल्जिंग हो जाती है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेकुलर एन्युरिज्म, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा टाइप है वो क्या है, फॉल्स एन्युरिज्म। फॉल्स एन्युरिज्म जिसको हम लोग स्यूडो एन्युरिज्म भी बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर नाम से इंडिकेट हो रहा है, फॉल्स एन्युरिज्म मतलब गलत टाइप का एक एन्युरिज्म होता है। फॉल्स एन्युरिज्म में क्या होता है, ब्लड लीकिंग फ्रॉम द वेसल कलेक्ट इन द सराउंडिंग टिश्यू। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो स्यूडो एन्युरिज्म होता है इसमें क्या होता है, ये जो आर्टरी होती है कुछ इसमें कुछ इस तरीके से ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर ब्लड फ्लो होता है। स्यूडो एन्युरिज्म में क्या होता है कि मान लीजिए जो आर्टरी है उसमें इंजरी हो गई। ठीक है, जो आर्टरी है उसमें इंजरी हो गई तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो लीक होने लगता है। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो ब्लड है ये बाहर आने लगता है, टिश्यू एरिया में कलेक्ट होने लगता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो एन्युरिज्म या फिर फॉल्स एन्युरिज्म। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ से फ्लूइड लीक होने लगता है, फ्लूइड जो है वो टिश्यू एरिया में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा टाइप है वो क्या है, डाइसेक्टिंग एन्युरिज्म। डाइसेक्टिंग एन्युरिज्म की बात करें तो जैसा कि नाम से यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है डाइसेक्टिंग, इसमें डाइसेक्शन हो जाता है। ठीक है, ब्लड इंटर्स द आर्टेरियल वॉल थ्रू ए टीयर क्रिएटिंग ए फॉल्स ल्यूमन। यहाँ पर होता क्या है, डाइसेक्टिंग एन्युरिज्म में क्या होता है, डाइसेक्शन हो जाता है आर्टरी का, और जब आर्टरी का यहाँ पर डाइसेक्शन होता है तब डाइसेक्शन के कारण एक फॉल्स ल्यूमेन क्रिएट हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, नॉर्मल हमारी जो ब्लड वेसल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डाइसेक्टिंग एन्युरिज्म के कंडीशन में क्या होता है, जो वाल होती है आर्टरी की वो कुछ इस तरीके से एक ल्यूमेन बना लेती है, उसके अंदर से ऐसे जो है ब्लड फ्लो होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक नया डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्या होता है, एक बल्जिंग हो जाती है जिसके अंदर से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो फ्लो होने लगता है। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर क्या होता है, एक फॉल्स जो ल्यूमन है वो क्रिएट हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइसेक्टिंग एन्युरिज्म, राइट। तो ये थे हमारे क्या थे, टाइप्स ऑफ एन्युरिज्म जो कि कॉमनली जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग और यहाँ पर कई बार क्या होता है, जो एन्युरिज्म होता है वो रप्चर हो जाता है। क्या होता है, जो एन्युरिज्म होता है वो रप्चर हो जाता है। तो जब रप्चर होता है तो क्या होने लगती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। जब अगर जो एन्युरिज्म है वो रप्चर कर जाता है तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी पेशेंट के लिए बन जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स की, कि भाई यहाँ पर जो एन्युरिज्म होता है उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर और कॉजेज की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉज है वो है अथेरोस्क्लेरोसिस। दोस्तों यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो एन्युरिज्म का जो मेन कारण होता है वो होता है ब्लड वेसल्स की वॉल्स की वीकनेस के कारण। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं वो जब वीक हो जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, एक एबनॉर्मल लोकलाइज्ड एरिया में उसका डायलेशन हो जाता है जिसको हम लोग एन्युरिज्म बोलते हैं। तो अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होता है, जिस जगह पर अथेरोस्क्लेरोसिस होता है वहाँ पर जो ब्लड वेसल होती है वो वीक हो जाती है, और जब ब्लड वेसल वीक होगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पर एन्युरिज्म हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हाइपरटेंशन। ये जो हाइपरटेंशन है ये एन्युरिज्म का बहुत ही मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं
उनमें क्या होता है, जो आर्टरी की वाल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। आर्टरी की जो वाल्स होती हैं वीक हो जाती हैं, किसकी वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से। तो हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उनमें एनेरिज्म होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कई सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें जो है एनेरिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण कई बार जो है एनेरिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रॉमा। मान लीजिए कि जो ब्लड वेसल है उसके अंदर कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, कोई इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर एनेरिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्फेक्शंस। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो माइकोटिक एनेरिज्म। माइकोटिक एनेरिज्म जो होता है ये मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल होता है। तो इन्फेक्शन के कारण भी क्या होता है, यहाँ पर एनेरिज्म देखने को मिलता है। माइकोटिक एनेरिज्म में होता क्या है कि जब जिस जगह पर इन्फेक्शन होता है वहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है, एनेरिज्म हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा कॉज है वो है कंजेनाइटल डिफेक्ट। कई बार क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें कंजेनाइटल कोई डिफेक्ट होता है, ठीक है। जन्मजात अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर एनेरिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर एज की बात करें तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इंसान की, वैसे क्या होता है, एनेरिज्म होने का रिस्क बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जेंडर, हाइयर इंसिडेंस इन मेल्स। ये जो प्रॉब्लम है मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो यहाँ पर एनेरिज्म है वो मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है कंपैरिजन वुमेन्स के। इसके साथ साथ स्मोकिंग, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो स्मोकिंग करता है तो उसमें भी एनेरिज्म हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग के कारण होता है हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन जो कॉज करता है वो एनेरिज्म कॉज करता है। ओके, तो ये हमारे हैं कॉजेज और रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से एनेरिज्म देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, कि भाई यहाँ पर अगर किसी पेशेंट को एनेरिज्म हुआ है तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कॉमनली यहाँ पर होता क्या है कि ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं। अगर किसी पेशेंट को एनेरिज्म की प्रॉब्लम है, एनेरिज्म हुआ है, तो उसमें कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें सिम्टम्स शो होते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं एनेरिज्म के, ये डिपेंड करता है कि जो एनेरिज्म है उसकी लोकेशन क्या है और एनेरिज्म का साइज क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है सिम्टम्स डिपेंड करता है। अब अगर सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर कई डिवाइड किया गया है कई सारी कैटेगरी में सिम्टम्स को, जैसे कि यहाँ पर क्या है, थोरेसिक। फर्स्ट यहाँ पर जो है वो है हमारा थोरेसिक एरोटिक एनेरिज्म। थोरेसिक एरोटिक एनेरिज्म का मतलब यहाँ पर कि जो थोरेसिक रीजन होता है वहाँ पर जो अरोटा होता है उस अरोटा में क्या हो सकता है, उस अरोटा में एनेरिज्म हो सकता है, ठीक है। जो थोरेसिक रीजन है वहाँ पर जो अरोटा है उसमें क्या हो सकता है, एनेरिज्म हो सकता है। तो मान लीजिए अगर थोरेसिक रीजन में जो अरोटा है उसमें एनेरिज्म होता है तो पेशेंट को चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, बैक पेन देखने को मिलेगा, हॉर्सनेस देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ कफ देखने को पेशेंट मिलेगा और डिस्पीनिया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये प्रॉब्लम्स किस में देखने को मिलेंगी, अगर किसी पेशेंट को थोरेसिक एरोटिक एनेरिज्म है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है हमारा एबिडोमिनल एरोटिक एनेरिज्म। मान लीजिए जो एबिडोमिनल अरोटा है उसमें एनेरिज्म हो जाता है, तब पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तब यहाँ पर एबिडोमिनल पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। पल्साइल एबिडोमिनल मास देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ बैक पेन पेशेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है सेरिब्रल एनेरिज्म। मान लीजिए जो हमारा ब्रेन है, जो सेरिब्रम है, उसके अंदर जो आर्टरीज हैं उनमें अगर हो जाता है एनेरिज्म, तब क्या होगा सिम्टम्स, तब पेशेंट में हेडेक देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट देखने को मिलेंगी, ठीक है। विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, सब अरेकोनाइड हीमोरेज पेशेंट को हो सकता है। तो ये यहाँ पर सिम्टम्स हैं। और मान लीजिए जो एनेरिज्म है वो रप्चर हो गया है, तब ये जो कंडीशन है वो डेंजरस कंडीशन बन जाती है, ठीक है। अगर जो एनेरिज्म है वो रप्चर कर गया है, रप्चर के कंडीशन में क्या होगा, सडन सीवियर हेडेक होगा, पेशेंट को स्टिफनेस देखने को मिलेगा, ठीक, फोटोफोबिया होगा,
और यहाँ पर क्या होगा, नोजिया वोमिटिंग पेशेंट में होगा, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट जो है बेहोश हो जाएगा। तो ये जो है सिम्टम्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जब एन्यूरिज्म रप्चर हो जाता है। ओके, तो ये सिम्टम्स हैं जो आपको एन्यूरिज्म में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट की, कि भाई पेशेंट को हम कैसे डायग्नोस करेंगे। आपके पास अगर पेशेंट आता है एन्यूरिज्म का, तो आप उसको कैसे डायग्नोस करोगे, कैसे पता लगाओगे। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो इसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जो अल्ट्रासाउंड होता है ये जो है अगर एब्डोमिनल एन्यूरिज्म है तो उसमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। इनिशियल स्क्रीनिंग टूल है जो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड है, इनिशियल स्क्रीनिंग टूल है। इसके साथ साथ स्पेशली फॉर एब्डोमिनल एन्यूरिज्म, जो एब्डोमिनल एन्यूरिज्म होता है उसके लिए क्या करवाते हैं हम लोग, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है हमारा सिटी स्कैन, ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सिटी स्कैन जो होता है ये बहुत ही एक बेस्ट है टेस्ट ब्लड वेसल्स के अंदर एन्यूरिज्म को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। डिटेल इमेजिंग यूजफुल फॉर सर्जिकल प्लानिंग, मान लीजिए जो डॉक्टर हैं वो सर्जरी की प्लानिंग कर रहे हैं, तब उसमें क्या हम लोग करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, ठीक, उसको कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यहाँ पर हम क्या करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं पेशेंट का। जो एमआरआई होता है ये एक बहुत ही डिटेल स्टडी होती है, सीटी स्कैन से भी ज़्यादा डिटेल स्टडी अगर आपको करनी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एमआरआई करवाते हैं, ठीक है। ये क्या है, सीटी स्कैन का एक अल्टरनेटिव है जिसमें नो रेडिएशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है हमारा एंजियोग्राफी। दोस्तों जो एंजियोग्राफी होता है ये एक ब्लड वेसल्स का टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स का टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड फ्लो को विजुअलाइज करते हैं। इसके साथ साथ डिटेल्ड आर्टेरियल स्ट्रक्चर, जो आर्टरी का स्ट्रक्चर होता है अगर डिटेल में यहाँ पर स्टडी करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करवाते हैं, एंजियोग्राफी करवाते हैं। जो एंजियोग्राफी होता है ये एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है ब्लड वेसल्स के एबनॉर्मलिटी को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, चेस्ट एक्सरे। मान लीजिए अगर थोरेसिक एन्यूरिज्म है तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग क्या करवाते हैं, यहाँ पर हम लोग थोरेसिक यहाँ पर क्या करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो हमारा इकोकार्डियोग्राफी। मान लीजिए अरोटिक रूट एन्यूरिज्म। अरोटिक रूट एन्यूरिज्म क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो जहाँ से अरोटा निकलता है, जो अरोटा निकलने की जहाँ शुरुआत होती है यानी हार्ट के पास अगर आपको एन्यूरिज्म को डायग्नोस करना है तो उसके लिए इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं, राइट। तो ये हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनसे हम लोग एन्यूरिज्म को डायग्नोस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, भाई पेशेंट को क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करोगे। मैनेजमेंट की यहाँ पर हम बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट सबसे हम बात करते हैं, सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम उसको लॉन्ग टाइम से है, ठीक है, हाइपरटेंशन की कंडीशन है, तो सबसे पहले क्या करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम लोग पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर स्मोकिंग सेसेशन, स्मोकिंग को स्टॉप कर देना है क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट। मान लीजिए अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक है, फैट बढ़ा हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल को जो है कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना है, उसके लिए कुछ यहाँ पर ड्रग्स भी दिए जाते हैं। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग, पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी, रेगुलर इमेजिंग करना है कि भाई जो एन्यूरिज्म है उसका साइज कितना हो रहा है, ठीक है, एन्यूरिज्म कहीं रप्चर तो नहीं हो रहा है, एन्यूरिज्म का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मॉनिटर करना है। तो ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट की। अब भाई यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को यहाँ पर एन्यूरिज्म हो जाता है तो यहाँ पर सर्जरी करनी पड़ती है पेशेंट की, ठीक है। सर्जरी यहाँ पर दो टाइप की होती हैं। सबसे फर्स्ट है ओपन सर्जिकल रिपेयर, ठीक है, ओपन सर्जिकल रिपेयर, और सेकंड जो सर्जरी है वो है हमारी इंडोवास्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर। ये दो टाइप की सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ओपन सर्जिकल रिपेयर में क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो ओपनली जो
जिस रीजन में यहाँ पर आपका एन्यूरिज्म होता है उस रीजन को ओपन कर देते हैं, ठीक है, इंसिजन देके, लार्ज इंसिजन देके ओपन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पर एन्यूरिज्म को रिमूव करते हैं, उसके बाद ग्राफ्ट प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, ओपन सर्जरी होती है इसमें। इंडोवास्कुलर एन्यूरिज्म में क्या होता है, इसमें बहुत ही मिनिमल इंसिजन दिया जाता है, ठीक है, मिनिमल बहुत ही छोटा सा इंसिजन दिया जाता है। उस इंसिजन के थ्रू क्या होता है, स्टेंट ग्राफ्ट प्लेसमेंट, जो ग्राफ्ट होता है उसको प्लेस कर देते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है हमारी ओपन सर्जरी। क्या है ओपन सर्जरी? ओपन सर्जरी में क्या होता है कि जो यहाँ पर रीजन होता है उसको ओपन कर देते हैं एक लार्ज इंसिजन देकर। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो ग्राफ्ट होता है उसको यहाँ पर इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये ग्राफ्ट क्या होता है, देखिए जो ग्राफ्ट होता है ये एक टाइप का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जिस जगह पर एन्यूरिज्म होता है उस जगह पर ये प्लेस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हम यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इंडोवास्कुलर एन्यूरिज्म जो रिपेयर होता है उसमें क्या करते हैं, एक स्मॉल इंसिजन देकर के स्टेंट ग्राफ्ट को प्लेस कर देते हैं। और इसमें कई बार क्या होता है, एक क्वाइलिंग भी की जाती है, जो एन्यूरिज्म होता है उसका क्वाइलिंग भी की जाती है। ओके, तो ये कुछ सर्जरीज हैं जो कि यहाँ पर एन्यूरिज्म के कंडीशन में परफॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कई सारे कॉम्प्लिकेशन भी पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर रप्चर, जो एन्यूरिज्म होता है वो कई बार रप्चर हो जाता है, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग होती है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर थ्रोम्बोइम्बोलिज्म पेशेंट में देखने को मिल सकता है, ब्लड क्लॉट्स लीडिंग टू स्ट्रोक और इस्चीमिया। मान लीजिए थ्रोम्बोइम्बोलिज्म बन गया, कोई ब्लड क्लॉट बन गया, तो ये क्या कर सकता है, स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स को लीड कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है पोस्ट सर्जिकल कंडीशन में, या फिर माइकोटिक एन्यूरिज्म जो है पेशेंट को हो सकता है। इसके साथ साथ ऑर्गन कंप्रेशन, जो एन्यूरिज्म होता है ये किसी ऑर्गन को कंप्रेस कर सकता है। क्या कर सकता है, क्योंकि भाई जब डायलेट होता है तो ये जो आसपास जो ऑर्गन होते हैं उनको क्या कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन एन्यूरिज्म लोकेशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रीनल फेलियर, पेशेंट में क्या हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। रीनल आर्टरीज आर इन्वॉल्व, अगर रीनल आर्टरी इन्वॉल्व है तब क्या हो सकता है, जो किडनी है वो फेल हो सकती है, तो पेशेंट को रीनल फेलियर भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो आपको एन्यूरिज्म के कंडीशन में देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे GS मेडिकल एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF नोट्स मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।